हेलो बच्चों, कैसे हैं। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। आज का टॉपिक है रेट लॉ। केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ। तो ये रेट लॉ क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो रेट लॉ को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझने की ज़रूरत है, और वो टर्म कौन कौन से हैं। पहला है एक्टिव मास। एक्टिव मास, ठीक है। तो एक्टिव मास पहले हम समझ लेते हैं एक्टिव मास क्या होता है, और दूसरा टर्म हमें समझना है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। दो चीज़ों को समझना है। सिंपल एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, ए से पी की तरफ जाती है, ठीक है। ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। तो पिछले वीडियो में आपने अभी तक पढ़ा था कि जैसे ही रिएक्टेंट टाइम 0 होता है तो रिएक्टेंट आपका मैक्सिमम होता है। आर का जो रिएक्टेंट जो है आपका ए का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, टाइम बढ़ता जाता है, तो ए का कंसंट्रेशन रैपिडली डिक्रीज होता है। रैपिडली डिक्रीज होता है, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रैपिडली इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे टाइम के साथ टाइम बढ़ जाता है टाइम के साथ, तो ए का कंसंट्रेशन चेंज जो होता है ये रैपिडली डिक्रीज ना होकर स्लोली डिक्रीज होने लगता है। स्लोली, ये बात आपको पहले से क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट के केस में कहें तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। प्रोडक्ट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब कहें जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि ये 0 होता है उस समय। तो 0 होता है तो फिर हम लोगों को जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो दोनों के केस में निकालते थे, पहले रिएक्टेंट के केस में भी और प्रोडक्ट के केस में भी, लेकिन हमें अब ज़्यादा रिलायबल ये लग रहा है कि हमें जो रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यानी आपका जो रेट है वो रिएक्टेंट के केस में हमें दिखाना है। किसके केस में? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज के रूप में दिखा देना है, ठीक है। तो रेट में आपको क्या करना है, जो रेट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं होता है। तो जब प्रोडक्ट बना नहीं होता है तो फिर उस समय उस पर ध्यान देना बहुत ही समझदारी वाली बात नहीं है। तो जनरली हमारा जो रिएक्टेंट है वही आपका रेट को डिटरमाइन करता है, क्योंकि शुरुआत में यही मैक्सिमम होता है। इसी की वजह से प्रोडक्ट का बनना शुरू होता है। तो प्रोडक्ट कुछ नहीं है शुरू में, आपका रिएक्टेंट के हिसाब से ही हमें रेट निकालना है, क्योंकि इसी की वजह से प्रोडक्ट बना। तो मेन कौन हुआ? रिएक्टेंट हुआ। रिएक्टेंट की वजह से प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेन आपका यहाँ पर क्या? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन चेंज जो होगा, ठीक है, इसमें जो कंसंट्रेशन चेंज होगा टाइम के साथ, वो हमें क्या करना है? दिखाना है। तो सबसे पहले हमें रेट जो है, जो रेट हो जाएगा, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के केस में हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो जब रिएक्टेंट के केस में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे, कंसंट्रेशन पर बात करेंगे। आपको कल बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं
क्या होते हैं, अफेक्टेड करते हैं, रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनमें से पहला फैक्टर आपका क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पहला जो आपका था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था। तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट पर सारा फोकस हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट के बारे में ज़्यादा हमें बात कर लेना है। तो सबसे पहली बात हम लोग चलते हैं फिर से वहाँ पर एक्टिव मास की तरफ से। एक सिंपल से एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं और उनसे कहा जाए कि आपको होमवर्क करके लाना है, होमवर्क करके लाना है, आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए, किसके, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो उनमें से कुछ लोग एक्टिव होंगे, तो वो 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेके आएंगे। लेकिन कुछ कम रिएक्टिव होंगे, कम एक्टिव होंगे, तो वो 1-2 करेंगे, बोले सर इसके बाद नहीं आ रहा था, ठीक है। और कुछ लोग इनएक्टिव होंगे, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, वो बहुत ढेर सारे बहाने बना सकते हैं, सर मेरे पास पेन नहीं था, कॉपी नहीं थी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बुक नहीं थी, ये बहुत ढेर सारे कॉमन आपके एग्जाम्पल ये समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर जो क्लास में केमिस्ट्री को क्वेश्चन सॉल्व करने के जो एक्टिवनेस है वो कुछ बच्चों की वजह से है, यानी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, उनकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके गांव में 200 लोग हैं और मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर की हम लोगों को क्या करना है, सफाई करनी है। तो 200 लोगों में जो कुछ लोग एक्टिव होंगे वही कम्युनिटी सेंटर की सफाई करने जाएंगे। उनमें से 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 120, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो क्लीनिंग जो कम्युनिटी सेंटर की जो आपका क्लीनिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्टिव पे डिपेंड कर रही है, एक्टिव पीपल्स पे डिपेंड कर रही है। तो इस संसार का कोई भी जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एक्टिव लोग ही करते हैं, इनएक्टिव लोग पड़े रहते हैं, उनको लगता है कि हमें खाना पका पका मिल जाए, वैसे ही हम खा लें। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो आपका एक्टिव मास पर डिपेंड करेगी, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन है जो है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करने वाली है। अब दूसरा टर्म आगे फिर से हम पहले बात कर लेते हैं, एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास क्या है, ठीक है। एक्टिव मास का मतलब ये है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट which participate in chemical reaction, रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्टेंट का वह पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है। मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है वो 100 ग्राम ले लिया गया है, तो इसमें से केवल 25 ग्राम वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 25 ग्राम ही आपका वो रिएक्टेंट है ऐसा जो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो ये आपका एक्टिव मास हो गया। बाकी 75 ग्राम जो मास है वो इनएक्टिव है, वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक्टिव मास आपको यहाँ से समझ में आया। तो जो एक्टिव मास है वो रिएक्टेंट का, उसी पर आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ये कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। सो लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी डिफाइंड एज द
defined as the rate of reaction depend on the active mass of the reactant is said to be law of mass action. So rate of reaction depend on the active mass of the reactant के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, मास एक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्टिव मास। एक्टिव मास के ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, दैट इज सेड टू बी लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज सेड टू बी लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ध्यान रखना लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसका मतलब जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल सी बात आपको है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे रहे थे, कल बात करी थी हम लोगों ने किसमें, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके रिएक्टेंट के मास पे होता है या कंसंट्रेशन पर होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब भी इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं लास्ट में रेट लॉ। तो रेट लॉ का मतलब है, सिंपल है, ये है आपका एक रेट लॉ का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द rate of reaction is depend on the concentration of the reactant or rate expressed in terms of concentration of reactant। ठीक है, तो सबसे पहले रेट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब जो है रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल आपकी रिएक्शन R से P है। ठीक है, R से क्या है, P है, तो जो रेट होगा is directly proportional to concentration of reactant। तो जो रेट आपका हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज सेड टू बी के आर। ठीक है, तो के यहाँ पर क्या है, के की बात कर सकते हैं, इसका नाम है रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं और कभी कभी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर के रेट कांस्टेंट है, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसके क्यों कहते हैं, इसके लिए पीछे कारण बताना।
तो सबसे पहले हमारा क्या है, रेट लॉ हमें समझना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज सेड टू बी लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो रेट है वो रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्लेन करना, किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, दैट इज सेड टू बी रेट लॉ। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा भी इस पर और बात करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ। अभी इसको थोड़ा सा और अभी इस पे आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी रिएक्शन आपकी यहाँ पर ली गई थी। दूसरी एग्जाम्पल है, मान लीजिए A प्लस बी गिव्स P। तो इसके लिए जो रेट आपका हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो जो रेट हो गया किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। ठीक है, तो दो आपके रिएक्टेंट यहाँ पर A है और B है, तो इनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगला अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है जिसमें से आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा रेट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे आपका ये A B P P है, तो जो रेट हो जाएगा बच्चों K A2 पावर X और B2 पावर Y। ध्यान रखना है यहाँ पर आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A एंड B है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन में दिख सकती है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल या जितने यहाँ पर आपके कोएफिशिएंट वैल्यू लिखी हुई है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो क्या हो सकती है, आलसी हो सकती है, एक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, जो एक्टिव होगा एक्चुअल में वही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आपका क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यूज में आपके कोएफिशिएंट लगे हुए हैं, सिंपल आपकी रिएक्शन दिख रही है उसमें ये कोएफिशिएंट लगे हुए हैं, लेकिन x एंड y आर द एक्सपेरिमेंटल। तो x एंड y आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, on which the rate depends। ठीक है, जिस पर रेट डिपेंड करता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, और ये इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर ही रेट आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो आपका आ गया, ये फाइनल आपका आ गया, दिस इक्वेशन इज सेड टू बी रेट लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं, या और रेट इक्वेशन कहते हैं, और इट इज आल्सो सेड टू बी रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह देते हैं। सो रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द, तो हमें क्या करना है, रेट लॉ को डिफाइन करना है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ सीधे सीधे आपकी जो रेट लॉ है इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। रेट लॉ क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर रेट लॉ को डिफाइन करना है तो पहला क्या है कि रेट डिपेंड्स, पहला बात है डिपेंड्स, या रेट, सॉरी डिपेंड की जगह लिखेंगे एक्सप्रेस्ड, रेट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ
रिएक्टेंट, पहली बात तो क्या हो गई, रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरी बात हो गई इसमें कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, यानी पहला रेट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, सम पावर्स रेज्ड, कुछ पावर रेज्ड होते हैं किस पर, सम पावर रेज्ड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ पावर्स रेज किए जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट है ये आपके जो है पावर चढ़े हुए हैं रिएक्टेंट पर, तो ये कुछ पावर हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये जो पावर्स होते हैं, यानी ये आपके पावर्स हैं जो हम लोग इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट सॉरी पावर्स एंड एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट जो सॉरी पावर्स हैं ये आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकते हैं। तो ये पावर हैं जो सम पावर्स, ये आपका ए और बी के इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट इक्वल टू, मे नॉट इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तीन चीज़ें इस पे डेफिनेशन में आएंगी। पहला क्या आ जाएगा, रेट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट पे कुछ पावर चढ़ाना है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कुछ पावर चढ़ाना है, और ये पावर जो होंगे वो आपका ये आपके जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं इनके इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कैसे हैं, ये जो पावर्स हैं, पावर्स जो है, चौथा पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, ये पावर्स आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, पावर्स आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जिन पर रेट डिपेंड करता है, जिस पर रेट डिपेंड करता है। सो फाइनल डेफिनेशन रेट लॉ की हम लोग लिख सकते हैं, इन्हीं को जोड़ लेना है तो आपका आ जाएगा। सो रेट लॉ एक्सप्लेन, रेट लॉ डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड each concentration of and some powers are raised to each concentration of the reactant. These powers may or may not equal to stoichiometric coefficient. इतना आपको डेफिनेशन लिखना है, तो फटाफट देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन expressed in terms of concentration of reactant and some powers are raised to concentration of reactant which may be some powers and some powers are raised to concentration of reactant which may or may not equal to
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई रेट लॉ की। क्या हो गई? रेट लॉ। ये फाइनल डेफिनेशन आ गई आपकी रेट लॉ की कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके टर्म में? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के टर्म में, और उन पर कुछ पावर चढ़े होते हैं। ये पावर्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं, और ये पावर आपके इक्वल हो सकते हैं किसके? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, या फिर नॉट इक्वल हो सकते हैं, या इक्वल नहीं हो सकते। तो ये आपके आ गया रेट लॉ। तो आपको कोई भी रिएक्शन अगर देख लेते हैं तो उसके लिए रेट लॉ हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन है, H2 + N2 गिव्स 2NH3, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे तो ये 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ इसका जब रेट लिखेंगे, रेट जो हो जाएगा वो K कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन पर कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, और यहाँ पर 1 है। तो ये 3 और 1 नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ x और y की वैल्यू आएंगी। x में ये आपका x इक्वल हो सकता है 3 के, और नॉट इक्वल भी 3 के हो सकता है और इक्वल भी नहीं हो सकता। y आपका कितना हो सकता है? 1 के इक्वल हो सकता है और नॉट, यानी इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। तो x एंड y आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ठीक है, जिस पर रेट डिपेंड करेगा, जिस पर रेट क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट आपका जो ये रेट था भाई वो के, और मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में था। तो ये आपका के क्या था? रेट कांस्टेंट था। और ये रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है, रेट कांस्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज सेम, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऐसे लिख दीजिएगा, इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो पहला पॉइंट हो गया। जो रेट कांस्टेंट है ये इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन शर्त क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और पर्टिकुलर रिएक्शन होना चाहिए। तो इन्हीं से हमारा दूसरा पॉइंट निकल आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा यहाँ पर? कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर इसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर है रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो आपका रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा।
जब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा तो आपका फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। तीसरा रेट, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन से ले ली जाए तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। रेट कांस्टेंट इज वेरीज according to reaction, according to varies in different type of reaction, in different reactions। यानी डिफरेंट रिएक्शन ले लेंगे, दूसरी अलग अलग रिएक्शन ले लेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, वेरीज करेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। तो अगर ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमेशा रेट फास्ट होगा, ठीक है। तो के की वैल्यू जब हो जाएगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका और इसका प्रोडक्ट ही तो रेट है। तो ये जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका कंसंट्रेशन जो भी होगा, मान लीजिए इसका 100 है, ऐसा 100 आपने ले लिया, के की वैल्यू है, कॉन्स्ट आपका कंसंट्रेशन इसका चेंज कितना है, 2 मान लीजिए मोल है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 50 है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करके तो ये 100 आ जाएगा। मान लो 5 ही है तो ये 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू अगर क्या है, कम है, तो रिएक्शन जो रेट है वो कम हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगी। सिंपल है। इसका मतलब लार्जर वैल्यू ऑफ के indicate that reaction is fast and vice versa, इसका मतलब उल्टा भी सही है, ठीक है। तो अगर स्मॉलर वैल्यू होगी तो ये स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है। लोअर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज लोअर, लार्जर वैल्यू होगी तो ये आपका क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगी। लास्ट पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट, अगर इसकी यूनिट हम लोग क्या रख दें, 1 रख दें, तो आर का तो कुछ होगा। तो रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसका मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है इस पर डिपेंड नहीं करता है, कौन, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए, फटाफट देख लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तीसरा है, इससे अगर हम लोग देखें, रेट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ के इन टू आर, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन मतलब फास्ट है, रेट ज़्यादा बड़ा होगा, लार्जर रेट होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये फास्ट रिएक्शन है। अगला है, रेट कांस्टेंट जो है इंडिपेंडेंट होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेट लॉ, ठीक है। इस पर थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को कैसे रेट लॉ कैलकुलेट करना है। एक कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड से हमें निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल इस पे आता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा, जिसमें से आपको रेट लॉ लिखना होगा। रेट लॉ लिखना में होगा तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज आती हैं यहाँ पे ना, तो वो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होते हैं और इस एक्सपेरिमेंटल डेटा से फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।